Now 53 and 54, let f 0 to 1 the set of all real numbers with the function. Suppose that the function f is twice differentiable, f of 0 f of 1 is equal to 0, and satisfy f double dash x minus 2 f dash x plus f of x greater than or equal to e power x, x belongs to 0 to 1. अच्छा प्रॉब्लम है 53 एंड 54, ट्वाइस डिफरेंशियल है ये. f of 0 f of 1 is equals to 0 और satisfies f double dash x minus 2 f dash x plus f of x greater than or equal to e power x, and x belongs to 0 to 1. ट्वाइस डिफरेंशियल दे ही रखा है f को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. 53 में x बिलोंग्स टू 0 to 1, हमें f ऑफ x का इंटरवल बताना है. और 54 में जो है ऑप्शंस के हिसाब से देखो तो 0 से 1/4 और 1/4 से 3/4, 3/4 से 1 में f डैश x और f ऑफ x में रिलेशन बताना है, e पावर माइनस एक्स. ओके, अच्छा प्रॉब्लम है. तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहां से आपको फीलिंग आ जानी चाहिए कि ये जो लिखा है f डबल डैश x माइनस f डैश x, ठीक है, और इसको ये 2 लिखा है तो इसको हमने एक बार माइनस f डैश x लिख दिया प्लस f ऑफ x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू e पावर x. तो e पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया हमने, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा f डबल डैश x माइनस f डैश x, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये कहानी हो गई e पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और ये आ गया, ठीक है. और इधर कितना बच जाएगा, e पावर x e पावर माइनस x e पावर 0 दैट इज 1. e पावर x e पावर माइनस x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मल्टीप्लाई करने में इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसको आप ध्यान से देखो, तो ये जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा हुआ है e पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स का. क्योंकि e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस ये आएगा और ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये आ गया. और ये जो लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर माइनस एक्स और f ऑफ x का, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो इस पूरे को लिख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है e पावर माइनस एक्स f डैश x, और ये लिखा है माइनस f ऑफ x. तो ये सेम कहानी यहाँ पर फिर से आ जाएगी कि ये जो लिखा हुआ है, अब ये जो है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन लिखा है तो d2/dx2, किसका डिफरेंशिएशन है, ये e पावर माइनस एक्स का. ये जो लिखा हुआ था ये लिखा था dy/dx, ये लिखा है dy/dx, ठीक है. तो अब ये जो है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन मतलब d2/dx2 हो गया, और किसका डिफरेंशिएशन e पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है. तो जो 54 प्रॉब्लम है उसमें इसके बारे में हमसे पूछा गया है ना. तो अब हम 53 पे पहुंचते हैं फिर से एक बार. 53 में जो आपसे बोला गया है वो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर x 0 to 1. f ऑफ x का बताना है कि ये कब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या माइनस हाफ से हाफ, माइनस 1/4 से, ठीक है. तो ये जो है फंक्शन आपका e पावर, इसको हमने बोल दिया e पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको बोल दिया कैपिटल F. तो ये क्या लिखा है f डबल डैश एक्स, क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं कि f डबल डैश एक्स जो हुआ वो आपको पॉजिटिव हुआ. इतना तो बोल सकते हैं ना, जब 1 या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव तो बोल ही सकते हैं. यदि f डबल डैश पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब जो f है आपका वो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव क्या हुआ, अपवर्ड, ठीक है. तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 हो जाएगा e पावर 0 और f ऑफ 0, और f ऑफ 0 कितना दे रखा है 0, तो ये 0 हो गया. और सिमिलरली f ऑफ 1, ये f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी 0 दे रखा है. तो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 क्या है आपका 0 है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 0 पर वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं e पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की, 0 पर 0 है, 1 पर 0 है, और कॉनकेव अपवर्ड है, और ग्राफ ट्वाइस डिफरेंशियल है, तो ग्राफ को कुछ ऐसे जाना पड़ेगा, कॉनकेविटी अपवर्ड है. तो आ रही बात समझ में कहने. तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x जो है आपका वो
नेगेटिव हुआ फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 ओपन टू 1 ओपन, क्योंकि 0 और 1 पे तो 0 हो रहा है, बट 0 ओपन से 1 ओपन, क्योंकि 53 में आपसे बोला है 0 ओपन से 1 ओपन में बताना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका निगेटिव हुआ। एफ ऑफ एक्स क्या है? ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये निगेटिव हुआ। ई पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहां से क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1। तो 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो गया, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? डी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है, ये 53 हो गया आपका। इफ द फंक्शन ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स अज्यूम्स इट्स मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1/4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा है, ये मिनिमम कहां मिल रहा है आपको? 1/4 पर। मिनिमम कहां मिल रहा है? 1/4 पर। तो हमें एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन बताना है। और 54 में आप ऑप्शंस देखो, एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम यहां जाएंगे। मतलब ये जो हुआ वो क्या हुआ? ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो है एफ डैश एक्स हुआ। अरे बात समझ में? तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स जो होगा आपका, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स आपका क्या हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ठीक है, और एफ डैश एक्स आपका क्या है? इसका डिफरेंशिएशन कर लो, या फिर ऑलरेडी लिखा हुआ है ये पूरा एफ डैश एक्स ही है। तो ई पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। सो नाउ एफ डैश एक्स आपका इंक्रीजिंग हुआ है ना, और अच्छा एक मिनट। सो दिस अज्यूम्स इफ मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1/4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एक मिनट, हमने जो यहां लिखा है वो ई पावर माइनस एक्स, इसका जो मिनिमम है वो यहाँ मिल रहा है, तो ये तो एफ डबल डैश एक्स का है। नहीं, ये गलत हो गया, इसकी बात नहीं करेंगे हम। ये तो एफ डबल डैश एक्स है ना, हमें तो बात करनी है इसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए। उसने क्या बोला है कि जो एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है ई पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ आ रही है? 1/4 पर, और डिफरेंशिएबल है। मिनिमम वैल्यू है और डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश 1/4 कितना होगा? आपको मिनिमम मिलेगा, तो एफ डैश 1/4 क्या होना चाहिए? 0। सिंपल चीज। क्या बोला गया है कि यहाँ पर एफ डैश का कोई भी ग्राफ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। 1/4 0 होगा, क्योंकि मिनिमम मिल रहा है। किसको? एफ को, कैपिटल एफ। कौन सा फंक्शन है? ई पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और एफ डैश क्या है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन है। यदि एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो हम 0 से 1/4 की बात करें, और फिर 1/4 से 1 की बात करें। तो एफ डैश आपका इंक्रीजिंग है ना, तो एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश 1/4 से छोटा होगा, क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश 1/4 कितना है? 0। सो एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/4। और एफ डैश एक्स आपका क्या है? ये तो ई पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी नेगेटिव। ई पावर माइनस एक्स पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ डैश एक्स लेस देन एफ ऑफ एक्स। किस इंटरवल में आ गए? 0 से 1/4 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, अब 1/4 से 1 में देखते हैं। 1/4 से 1 में कोई भी ऑप्शंस नहीं है, आप देख सकते हो ए बी डी में 1/4 से 1 में कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, उधर जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। यदि 1/4 से 1 देखते हैं, इंक्रीजिंग है, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा? शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1/4 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1/4 to 1, क्योंकि इंक्रीजिंग है ये तो। क्योंकि एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है, तो एफ डैश क्या होगा? इंक्रीजिंग पूरे इंटरवल में।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 53 54 हो गया ना, नाउ 56 55 and 56. Let PQ be a focal chord of the parabola y square is equal to 4x. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line y is equal to 2x plus a, where e is positive. The length of the chord PQ is, if the chord PQ sustains an angle theta at the vertex of y square is equal to 4x, then tan theta. Okay, so now 55 and 56. PQ फोकल कॉर्ड बोला गया है किस पैराबोला के लिए? स्टैंडर्ड पैराबोला है, टेंजेंट्स टू द पॉइंट्स, ठीक। ए पॉजिटिव दे रखा है तो पैराबोला इस टाइप से होगा। PQ फोकल कॉर्ड है, तो इसका पैरामीटर का प्रोडक्ट कितना होगा? T1 T2 -1। तो अच्छा, पैराबोला जो है तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, और इधर हो जाएगा a बाय टी की जगह क्या रख दो? -t, क्योंकि T1 T2 -1, तो a बाय टी स्क्वायर कॉमा -2a बाय टी। ओके, अच्छा 53 में आपसे पूछा गया, 55 में पूछा गया है फोकल लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ। फोकल कॉर्ड हुई है, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ हमें पता होती है, क्या होता है? t + 1/t का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें ये निकालना है बेसिकली। और आगे उसने क्या बोला गया है? टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P and Q meet at a point lying on the line y is equal to 2x plus a। तो यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इससे टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो पॉइंट है वो किस लाइन पर आ रहा है? y is equal to 2x plus a, ठीक है। तो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a T1 T2, a T1 T2 कितना है? -1, तो ये हो जाएगा -a कॉमा, सही है। और a T1 plus T2, तो ये हो जाएगा a T1 कितना है? t, और T2 कितना है? -1/2, ये हो जाएगा ये। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे आ रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। t -1/t 2x - 2a प्लस a कैंसिल हो गया, तो t -1/t आपका आ गया -1, t -1/t आपका आ गया -1, ठीक है। नाउ तो t -1/t आ गया, तो ये भी आ गया, ये कैसे आ गया? ये हो गया a, ये लिखा हुआ है t² + 1/t का स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a t -1/t का होल स्क्वायर, -2 आया तो +2 किया तो +4। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है वो? -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 4 5। सो योर आंसर इज 5 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है? इफ कॉर्ड PQ सब्टेंड एन एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ y square is equal to 4x, देन tan थीटा इज इक्वल टू, वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है थीटा, वो पूछा है इसने। ये PQ, ये हो गया OP, और इधर हो जाएगा OQ, ठीक है। ये एंगल जो है पूरा थीटा है, मान लो इसको हमने बोल दिया अल्फा, इसको बोल दिया बीटा, ठीक है। तो OP का स्लोप कितना हो जाएगा भाई? 2/t। स्लोप की बात कर रहा हूं, मतलब tan अल्फा कितना हो गया आपका? tan अल्फा हो जाएगा 2/t। अच्छा, जैसे मैं यहां इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा t² + t - 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -1 ± √5/2। यहाँ पर t की दो वैल्यू आ रही है ना, एक पॉजिटिव आ रही है और एक निगेटिव आ रही है। यदि मैं पॉइंट P बोलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझना बात को, यहाँ आ रहा है,
तो टी हमने क्या ले लिया, मान लो पॉजिटिव ले लिया। पॉजिटिव कौन सा होगा, √5 माइनस 1/2। नेगेटिव पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इधर आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो टी को पॉजिटिव मानो तो tan अल्फा आपका 2/t हो गया। ओके, और tan बीटा पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो होगा -2/t। हाँ, यहां देख सकते हो ना आप, जो स्लोप होगा इसका -2/2t होगा। मैंने ये स्लोप लिखा है क्या, नहीं, ये तो tan बीटा एक्यूट एंगल वो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर ये 2/t हो रहा है, ये होगा -2t। तो स्लोप आपका t पॉजिटिव लिया तो 2t होगा, हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो tan थीटा हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा कितना है, 2/t, tan बीटा कितना है, 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दोनों का प्रोडक्ट -4। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ गया 2, तो ये लिखा हुआ है t प्लस 1/t अपॉन में 1 माइनस 4। और t प्लस 1/t, t यदि पॉजिटिव है तो हमने यहाँ से निकाला t प्लस 1/t का होल स्क्वायर कितना आया भाई, 5 आया था, a कैंसिल हो गया। तो t पॉजिटिव लिया है तो कितना होगा, √5, -√5 नहीं आएगा, तो ये हो गया आपका 2√5 डिवाइडेड बाय -3। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या किया गया, फिर से एक बार बता देता हूँ, इसका स्लोप क्या होगा, 2/t, इसका स्लोप क्या होगा, -2t। स्लोप -2t होगा। यदि tan बीटा की बात करूं तो वो तो पॉजिटिव होगा, t पॉजिटिव है तो tan बीटा कितना होगा, 2t, क्योंकि इसका स्लोप जो होगा वो माइनस बीटा होगा, सॉरी -10 बीटा होगा जो स्लोप होगा वो। ठीक है, तो 55-56 हो गए आपको। तो 2√5 बाय -3, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो ऑप्शन डी, -2√5/3। ओके, 57 है, लाइन y is equal to mx plus 3 meets y axis at e 0,3 and the arc of the parabola y square is equal to 16x, where y is 0 close to 6 close at the point f x naught comma y naught. The tangent to the parabola at f intersects the y axis at g 0 comma y1. The slope m of the line L is chosen such that the area of the triangle EFG has a local maximum. Okay, then हमें m मैक्सिमम एरिया y0 एंड y1 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, ई पॉइंट है 0,3, y एक्सिस पे जो मीट कर रहा है ये लाइन। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और y 0 से 6 है। ठीक, so f point line this meets y axis at e and the arc of the parabola at the point f। तो जो लाइन है y is equal to mx plus 3, पॉइंट यहां ले लो थोड़ा, तो ये लाइन है y is equal to mx plus 3, ये पॉइंट आपका हो गया e और इसको बोला है f। ठीक है, एंड देन द टेंजेंट टू द पैराबोला दिस इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट g। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये पॉइंट जो है वो g है, दैट इज 0, y1, और ये है x0, y0। और स्लोप m का हमने इस हिसाब से लिया कि जो ट्रायंगल बनेगा EFG, इसका लोकल मैक्सिमम मिलेगा EFG। ठीक, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया मैक्सिमम करना है हमें। ठीक है, ट्रायंगल EFG हैज अ लोकल मैक्सिमम। ओके, ठीक है भाई, लोकल मैक्सिमा चाहिए हमें। तो पॉइंट जो है F है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करें तो a आपका हो गया 4, तो इस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, 80 स्क्वायर 280, तो वो हो गया ये। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या होता है, y इज इक्वल टू x/t प्लस a इंटू टी। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन तो 0, तो आपका जो g पॉइंट है वो आ गया 0,
x0 रख दो, 0,40, ठीक है। तो ये 0,40 हो गया। ई जो है वो आपका 0,3 है, तो इसका जो एरिया है ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल ई एफ जी, हाफ ऑफ बेस जी कितना हो गया 3 माइनस 40। अच्छा, जो पॉइंट एफ है वो ऊपर आएगा नीचे आएगा? वो ऊपर ही आएगा, क्योंकि वाई का इंटरवल इसने दे रखा है 0 to 6, तो वाई पॉजिटिव है। आ रही बात समझ में? मतलब ऊपर का ही हम ले रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये लाइन तो इधर भी इंटरसेक्ट करेगी, पर हमें ऊपर लेना है। तो हाफ ऑफ बेस हो गया 3 माइनस 40, और हाइट ये हो जाएगी यहां से इसकी डिस्टेंस, तो वो x0, x कोऑर्डिनेट 4t स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेल्टा है आपका, वो आ गया 2t स्क्वायर 3 माइनस 40, या फिर ऐसे बोलो ये हो गया 6t स्क्वायर माइनस 8t क्यूब, ठीक है। तो अब इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो हो गया 12t माइनस 24t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 12t 1 माइनस 2t, ठीक है। तो डेल्टा डेज का साइन देख लेते हैं हम, माइनस 0 और हाफ, तो इधर आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो 0 पर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इधर हाफ पर इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीज, तो हाफ पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। तो टी कितना आ गया आपका? हाफ। टी हाफ आ गया, तो जो जो कहानी उसने पूछी है सब कुछ आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी लाइन भी फिक्स होगी, ठीक है। अब लाइन फिक्स कैसे होगी? स्लोप इसका कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ तो वेरी स्लोप कर रहा है, या ऐसे बोले कि हम लाइन वेरी करा रहे हैं, और लाइन किस हिसाब से वेरी करेगी? एफ पॉइंट के हिसाब से। तो पूरी कहानी हमने पैरामीटर में ले ली। तो आपका जो एफ पॉइंट है वो टी रख दो ऑफ हाफ, तो ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 4, तो 1,4 से अब लाइन भी पास होगी, तो उस समय स्लोप आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स एम प्लस 3, दैट मीन्स एम आपका आ गया 1, ठीक है। एम 1 आ गया। अच्छा, और उस समय एरिया कितना होगा? एरिया भी पूछा गया है, तो आप रख दो, हाफ रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 2, तो दैट इज ये कितना आ गया? हाफ, ओके। और क्या क्या पूछा है उसने? आपसे पूछा गया था एम, पूछा गया था मैक्सिमम एरिया, वाई नॉट हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई नॉट हो जाएगा, टी की जगह हाफ रख दो तो वो हो गया 4। और क्या पूछा गया है? y1 किसके बराबर है? y1 है 4t के बराबर, तो ये हो गया आपका 2। तो सारी चीजें आ गई, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? m की वैल्यू आ रही है आपकी 1, तो लिस्ट 2 में से 1 है 4 नंबर पे, ठीक है। तो p के साथ आ गया 4, q के साथ मैक्सिमम एरिया जो निकाला हमने, निकाला हाफ, तो वो हो गया 1, ठीक है। तो q के साथ चला गया लिस्ट 2 में 1, नंबर 1 चला गया, उसके अंदर वैल्यू क्या है उसकी? हाफ, ठीक है। वाई नॉट 4, दैट इज नंबर 2 लिस्ट 2 में, तो r के साथ चला गया, r के साथ चला गया 4, दैट इज 2 लिस्ट 2 में, और y1 की वैल्यू कितनी निकाली? 2, तो दैट इज s के साथ चला जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में आप ऐसा देखो कि मैं कोड्स देखूं, तो P में क्या है? 4 3 1 1, तो M की हमने जो वैल्यू निकाली वो 1 निकाली, वो किस कोड में आ रही है? कोड नंबर 4 में, और कोड तो P के साथ 4 मैच करे, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आप बाकी वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा। यदि कुछ जैसे यहाँ तो निकालना सब कुछ आसान है, बट ऐसा कभी कभी होता है कि मान लो ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपने एक ऑप्शन निकाला, वहां से भी काम हो रहा है आपका, क्योंकि P के साथ 4 एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है A में, तो बाकी 3 वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो काम चल जाएगा। ये एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एग्जाम में ऐसे यदि आता है तो, ठीक है। और ये जेई का पेपर है तो मतलब ऐसा आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कोई इसको टफ के लेवल में नहीं बताया जा सकता, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? देखो, लिस्ट 1 में कुछ वैल्यूज निकालनी है और लिस्ट 2 में मैच करवानी है, ठीक है। ओके, तो इसको तो ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा। तो पी में जैसे क्या बोला गया है 58 पी,
1/y² cos tan इनवर्स y प्लस y sin tan इनवर्स y अपॉन में cot sin इनवर्स y प्लस tan sin इनवर्स y होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 पावर 1/2 टेक्स वैल्यूज। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो देखो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना हम जानते हैं ट्रायंगल रूल से, है ना। बट उसमें यहाँ देखो, जैसे हम cos tan इनवर्स y की बात करें, y पॉजिटिव होगा तब तो कन्वर्जन सीधा आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट y निगेटिव हो गया तो दिक्कत है। तो हमने क्या किया समझना, और y जो होगा वो क्या होगा -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो -1 से 1 होती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो y यदि पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, y मान लो निगेटिव है, y निगेटिव है आपका, तो y को क्या रख दिया आपने -t, तो t क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि y निगेटिव है। अब देखो y की जगह यदि -t रखूं तो ये क्या बन जाएगा, cos tan इनवर्स -t, माइनस बाहर निकलेगा तो cos उसको गायब कर देगा, यहाँ tan इनवर्स -t हो जाएगा tan इनवर्स t। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इधर से भी फिर माइनस बाहर निकल आएगा, और ये फिर -t हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो पूरी कहानी t में आ गई। अरे बात समझ में आ रही है। यहाँ भी वो माइनस, यहाँ से माइनस बाहर निकला, ठीक है, और cot -t वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस आ गया, इधर से भी माइनस बाहर आएगा, पर स्क्वायरिंग है तो वो माइनस गायब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब y की जगह t रखो तब भी एक्सप्रेशन यही बनेगा आपका। y को t कब रखेंगे, जब y निगेटिव होगा। आगे बात समझ में। तो आप इसको ऐसे समझो कि पहले तो हमने y पॉजिटिव है जब उसके लिए बात कर ली, ठीक है, y पॉजिटिव है तब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/y²। अब y पॉजिटिव है तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स। ये क्या लिखा हुआ है y/1, cos tan है ना, तो y/1, ठीक है। तो cos में लिखने के लिए क्या होगा, 1 में √1 + y²। पॉजिटिव है तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ये आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो y में √1 + y², ठीक, डिवाइडेड बाय cot साइन इनवर्स y। तो इसको यदि cot इनवर्स में हम कन्वर्ट करें तो ये साइन इनवर्स y/1 है, y/1, सही है। तो ये हो जाएगा 1 - y²। तो cot में cot लिखना है तो √1 - y² डिवाइडेड बाय y। ये tan, अब साइन इनवर्स में है तो इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा y में √1 - y², ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y/4 पावर 1/2। तो 1/y²। अब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/√1 + y², ठीक है। ये हो जाएगा y × y² में √1 + y² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √1 - y² y प्लस y में √1 - y² का होल स्क्वायर प्लस y/4 पावर 1/2। तो ये वैल्यू हो गई 1/y², तो चल ही रहा है। और इधर एलसीएम लिया तो 1 + y² अपॉन में √, तो ये हो गया √1 + y²। और इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √1 - y² का स्क्वायर, तो 1 - y² प्लस y² डिवाइडेड बाय √1 - y² प्लस y/4 उधर स्क्वायर पावर 1/2। तो ये हो गया 1/y²। ये 1 हो गया, ये ऊपर गया तो √1 - y/4 का स्क्वायर प्लस y/4 पावर 1/2। तो ये हो गया 1 - y/4, ठीक है। हाँ आगे, अच्छा यहाँ जो एलसीएम लिया हमने तो y भी तो आएगा नीचे, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आएगा y। तो ये ओपन करते हैं तो ये 1/y² और ये हो गया y²
इंटू 1 माइनस वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और फिर उसका पावर 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 4 1 पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। तो P आ गया आपका 1 के साथ, ठीक है। P की वैल्यू आ गई 1। तो 1 किस ऑप्शन में है? फोर्थ में। अब जैसे P के साथ 4 है, अब आप देखो आप तो कोर्स में P जो है 4 A और B ऑप्शन में है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे Q जो है वो Q है cos x प्लस cos y प्लस cos z इज इक्वल टू 0। हमें cos x माइनस वाई चाहिए, तो इसको हमने लिख दिया माइनस cos z। ऐसे ही sin x प्लस sin y, इसको लिख दिया माइनस sin z, ठीक है। तो इसको स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ये हो गया cos स्क्वायर z। इसकी स्क्वायरिंग करी तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y और ये हो गया sin स्क्वायर z। अब दोनों को ऐड कर दे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 प्लस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b और ये भी 1। तो cos x माइनस y कितना आ गया आपका? -12। तो cos 2 थीटा लगाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 इज इक्वल टू -12। तो cos स्क्वायर x माइनस y बाय 2 आ गया आपका 1/4। तो cos x माइनस y बाय 2 की वैल्यू हो रही 1/2 माइनस 1/2, बट यहाँ पे सारे ऑप्शंस पॉजिटिव है तो 1/2। 1/2 किस में आ गया? 3 में। कोड नंबर लिस्ट 2 में किस पर आ रहा है? 3 पर, तो Q के साथ चला गया 3। ओके, अब बचता है R और S। अब जो P के साथ 4 और Q के साथ 3 वो A और B ऑप्शन में है, तो R हमारा डिसाइड कर देगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। आपको AS भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग हम खुद से लगा सकते हैं, है ना, एग्जाम के समय। अभी तो सीखना है आपको। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। नाउ PQ R में देखो क्या है। R है आपका cos π/4 माइनस x इंटू cos 2x प्लस sin x sin 2x sec x पे लिख दिया हमने cos x 1/cos x इज इक्वल्स टू cos x sin 2x sec x को फिर से लिख दिया cos x और इधर है cos π/4 प्लस x इंटू cos 2x, ठीक है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x इज, ठीक। तो क्या किया, इसको हम इधर ले आए क्योंकि cos 2x इधर भी है, तो इधर हो जाएगा cos π/4 माइनस x माइनस cos π/4 प्लस x और साथ में क्या चलेगा cos 2x। इधर चला गया तो sin 2x अपॉन में cos 2x कॉमन आ रहा है और क्या बचा cos x माइनस sin x, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 तो हो जाएगा π/4 और sin d माइनस c बाई 2 तो वो हो जाएगा sin x इंटू cos 2x और sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, तो 2 sin x cos x अपॉन में cos x। अच्छा, यहाँ पर sec x है, एक्सप्रेशन में क्या देखेगा sec x, तो sec x तो आपका x जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता क्योंकि डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो उसको हटा देंगे। ये है cos x माइनस sin x, तो ये हो गया 1/√2, तो ये हो गया √2 sin x। cos 2x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। और इधर sin x बचा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 sin x और cos x माइनस sin x। अब हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि sin x से इधर इधर इसको कैंसिल कर दो। भाई ऐसे कैंसिल नहीं होता, कि आपको देखना पड़ेगा कि sin x क्या 0 भी हो सकता है क्या, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। और इधर cos a माइनस a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b उसको भी ऐसे कैंसिल नहीं कर देना, उसको अलग से लिखना कि यहाँ से भी सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये हो गया, ये हो गया, फिर जो बचा उसको आप सॉल्व कर लो। तो cos x प्लस sin x बचता है और इधर क्या बचता है 2,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कितना आ गया आपका, √2। ठीक है, अब आप देखो ऑप्शंस में जाओ तो यहाँ से साइन एक्स तो आपके पास क्या क्या आ रहा है कि साइन एक्स 0 हो जाए, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 मतलब टेन एक्स कितना हो जाए 1, और इधर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स √2। तो एक वैल्यू तो यहाँ से हमको दिख जा रही है कि एक्स क्या हो जाए π/4, π/4 होगा, इधर भी चलेगा, क्योंकि जो अब सारे ऑप्शन है आपके वो देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेक एक्स, हमें सेक एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x जो है यहां से भी आ सकता है, मतलब x n पाई हो गया तो सेक एक्स हो जाएगा आपका 1 या -1। तो 1 या -1 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो जो r है आपका 4 के साथ जा सकता है, बट r में आप देखो कोर्स में r के साथ 1 या फिर 2 है, तो 1 या 2 में देखो आप, तो कौन सी वैल्यू है 1/2 √5/3 या √2, तो √2 बिल्कुल पॉसिबल है जब x π/4 हो जाए, तो ये वैल्यू √2 पॉसिबल है, बन भी हो रही है, आ रही बात समझ, बन भी हो रहा है, इधर से भी कुछ वैल्यू आएगी, पर बात क्या है इधर से तो एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है √2, तो बाउंड्री वैल्यू है। ठीक है, तो हमें तो ऑप्शंस में देखना है, तो 4 के साथ सिर्फ क्या r के साथ क्या मैच कर सकता है √2, दैट इज कोड नंबर लिस्ट 2 में क्या है वो ऑप्शन 2। आगे बात समझ में। नाउ एस पार्ट जो है इसका देखो, तो यहाँ पर r जो है वो किसके साथ चला गया, r चला गया आपका 2 के साथ। तो अब देखो यहां तक आपका काम खत्म हो गया ऑप्शंस मैचिंग का, तो p का 4, q का 3, r का 1, r का 2, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन। तो आप यहां से आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, आंसर टिक यहीं से आपका आप कर सकते हो। नाउ एस पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। एस पार्ट में क्या है, इफ कॉट साइन इनवर्स √1 - x² इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x√6 x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो कन्वर्जन हमेशा हम डायरेक्ट नहीं कर देते, याद रखना, पॉजिटिव होता है इनवर्स के अंदर जब हम कन्वर्जन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे निगेटिव है, जैसे मैं आपको बता रहा था पी में जो हमारा आंसर आया, हमने जब y पॉजिटिव लेके चले थे, तो y को आप निगेटिव लो तो -t रखो, तब भी वही कहानी बनेगी, क्योंकि y पावर लास्ट में एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 - t⁴ + t⁴, तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे y में बन रहा था, मैं p की बात कर रहा हूँ, जब क्या बन रहा था लास्ट में 1 - y⁴ + y⁴, तो कैंसिल हो गया। जब y को आप -t रखो तो कन्वर्जन तो वैसे ही होगा, क्योंकि माइनस साइन गायब हो गया था, मैंने बताया था, तो लास्ट में एक्सप्रेशन t में ऐसे बन जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू वहां से ही बनी आएगी। तो ऐसे मत करना कि y पॉजिटिव लेके कन्वर्जन कैसे लगा दिया, तो y पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्जन एक जैसा हो रहा है, तो ये बताया था y को -t रख के। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी x पॉजिटिव है निगेटिव हमें चेक करना पड़ेगा, बट लिस्ट 2 में सारे जो x की, ये तो हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है, तो सारी जो ऑप्शंस है वो सारे पॉजिटिव है, तो x आपका हुआ पॉजिटिव। कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि लिस्ट 2 में जो 1 2 3 4 ऑप्शंस है उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव आएगा, और हमें x पॉजिटिव ही चाहिए, निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं, तो आप सीधा कन्वर्जन यहां से लगा दो। तो कॉट साइन इनवर्स है तो हमें कॉट इनवर्स चाहिए, तो कॉट इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है, बेस, और परपेंडिकुलर तो ये है ही, और बेस हो जाएगा 1 - इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो x वही आना चाहिए। ये साइन इनवर्स में दे रखा है √1 - x² 1, तो ये आपका हो जाएगा √1 - इसका स्क्वायर, तो x², तो मॉड x मत लिखना, क्योंकि हमारे पास x पॉजिटिव है तो x हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू साइन, इसको साइन इनवर्स में हम चेंज करें तो ये हो जाएगा x√6 डिवाइडेड बाय 1 + 6x² अंडर रूट, तो ये हो गया x/में √1 - x², x√6 में 1 + 6x², x 0 नहीं है, गिवन है, स्क्वायरिंग कर दो तो ये कहानी हो गई 1 + 6x², और इधर हो जाएगा 6 - 6x², तो ये हो गया 12x² इज इक्वल टू 5, तो x आ गया, x प्लस माइनस आएगा बट हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो 5/12 का अंडर रूट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 5/√12।
तो 5/√12 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 3, तो 1/2 बाहर आ गया, √5/3, तो ये हो गया 1। तो ए इसके साथ चला गया 1। तो अब देखो आपका बी ऑप्शन पूरा मैच कर गया, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 59। ओके, 59 देखो। फिफ्टी नाइन में क्या है, कंसिडर द लाइन्स L1 एंड L2 एंड द प्लेन्स P1 P2, let ax plus by plus cz is equal to d with the equation of the plane passing through the point of intersection of the lines L1 and L2 and perpendicular to the planes P1 and P2। सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको यदि वेक्टर 3D आपने क्लास में भी ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या बोला गया, अच्छा प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लेन यदि हमें इसकी इक्वेशन चाहिए तो प्लेन के लिए एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है और एक पॉइंट चाहिए होता है। यदि ये बात आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब उसने क्या बोला है कि जो प्लेन है आपका लाइन L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। एंड द प्लेन्स P1, हाँ इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है तो यहां से उस प्लेन पर एक पॉइंट आ जाएगा। अब जरूरत किसकी है, डायरेक्शन वेक्टर की। तो वो बोल रहा है कि प्लेन P1 और प्लेन P2, तो 7x + y + 2z = 3। P2 है आपके पास 3x + 5y - 6z = 4 विद इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ, जो हमें प्लेन चाहिए वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, लाइन 1 लाइन 2 के, और परपेंडिकुलर दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो, समझना ध्यान से, पॉइंट जैसे ये प्लेन है, इसके लिए एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा हमें और एक पॉइंट चाहिए होगा। तो पॉइंट तो यहां से इनसे दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P हमारा आ गया। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो अब इसने क्या बोला है, जैसे ये एक प्लेन है मेरे पास, तो ये जो प्लेन है P1 के परपेंडिकुलर है और दूसरा प्लेन मान लो ये P2 है, इसके ही परपेंडिकुलर है। ये हमें प्लेन फाइंड आउट करना है और उसने क्या बोला है कि जो हमें प्लेन चाहिए वो ये P1 और P2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस प्लेन में आएगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी इस प्लेन में आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन में आएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर मान लो ऐसा है तो वो भी इसी प्लेन में आएगा। तो हमें दो वेक्टर उस प्लेन में जो R है वो पता है क्या, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, एक का 7 1 और 2, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है 3 5 -6। तो जो प्लेन चाहिए उसके उसमें दो हमें वेक्टर पता है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों का हम क्रॉस कर दे, या फिर नॉर्मल आप मान लो A, B, C। तो इस नॉर्मल का डॉट, यदि प्लेन चाहिए उसमें एक वेक्टर पड़ा हुआ है, दो वेक्टर पड़े हुए हैं ऐसे, तो नॉर्मल जो होगा इसमें जो वेक्टर होगा उसका और इसका डॉट 0, दूसरा जो वेक्टर है इसका और इसका डॉट भी 0। तो इसके डायरेक्शन हमें क्या ले लिए, ABC, तो हो जाएगा 7A + B + 2C = 0, और इधर से 3A + 5B - 6C = 0। दोनों का डॉट हमने 0 कर दिया। या आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो दोनों का क्रॉस निकाल लो, वो भी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर पता चल जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे करने चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 21A 3B और ये हो गया 6C। तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 24A + 8B = 0। तो B आ गया आपका -3A। यदि B -3A आ गया तो इसको यहां रख दो इस इक्वेशन में, तो 7A, B की जगह -3B + 2C = 0, तो C आपका आ गया -2A। तो जो ABC हमने लिए थे उस डायरेक्शन में एक वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। A को क्या लिया हमने, A तो A है, B को क्या लिया -3A और C को क्या लिया -2A। आगे बात समझ, ठीक है।
तो ये वेक्टर पता चल गया, या फिर हम इससे बोले हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है, तो इसको मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो डायरेक्शन है वो आ गया, डायरेक्शन वेक्टर आ गया प्लेन का ये 1 -3 -2। तो डायरेक्शन आ गया, हमें बस पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट के लिए आप इसको सॉल्व कर लो, इसको आप ले लो लेमडा। तो इस पर, इस लाइन 1 पर हम एक कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 1 + 2 लेमडा कॉमा माइनस लेमडा कॉमा -3 + लेमडा। अब ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो यहां से आ गया x जगह रख दिया 1 + 2 लेमडा -4/1, यहाँ y रख दिया -λ + 3/1 -3 + लेमडा + 3/2। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, आसान है ये। तो ये हो गया -2 लेमडा + 6 = लेमडा। तो लेमडा आपका आ गया यहाँ से 2, लेमडा 2 आ गया, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखो 1 बच रहा है, इधर भी 1 बच रहा है, इधर भी 1 बच रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट है आपके पास, वो पॉइंट आ गया यहाँ से 2 रखने पे 5 -2 -1। तो प्लेन की इक्वेशन आ गई 1 x - 5 -3 y + 2 -2 z + 1 = 0। तो यहां से हो गया x - 3y -2z, और कांस्टेंट देख लो -5 इधर से -6 -11 -2 -11 और -2 हो गया -30, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ABCD क्या क्या होगा वो देखना है हमें, ओके। हाँ, तो A आ गया। अच्छा, अब ये बात आ सकती है, कोई बोलेगा सर हम ऐसे इक्वेशन लिखे या फिर ऐसे लिखे माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो प्लेन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सेम है। अब बोलोगे कि अब तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, अरे ऐसे कैसे होगा, -1 है ही नहीं, तो यहाँ फिर ना जाके हम ऐसे, तो हम फिर यदि तुम ऐसा लिखना चाहते हो तो हम बोलेंगे कि आप ऐसा लिख सकते हो, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन तो मैच कर रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो A B C क्या है, x y z और कांस्टेंट टर्म, और D ये हो गया आपका D। तो A आ गया 1, B आ गया -3, C आ गया -2 और D आ गया -13। -13 आ रहा है ये। अच्छा, उसने इक्वल टू D करके बोला है, ये इधर इक्वल टू, तो वो प्लस हो गया, इक्वल टू D करके बोला है ना। तो A हो गया आपका, देखो आप कोर्स में देखो, P जो है मतलब A कितना हो गया 1, तो P के साथ चला गया कोड नंबर 3, तो P के साथ चला गया 3। Q में क्या है B की वैल्यू कितनी आई है -3, तो -3 कोड नंबर 2। अब इसमें देखो कि P के साथ 3 और Q के साथ 2, दो ऑप्शंस में A और C में, तो R भी निकालो। R मतलब C की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 मतलब कोड नंबर 4। तो इतना करने से आपका ऑप्शन जो है A कंफर्म हो गया, 3 to 4। A 13 है, वजह से 1 है, तो काम हो गया आपका ये। आगे बात समझ में। नाउ लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था। नाउ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 60 में क्या बोला है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में आपको मैच करवाना है, और लिस्ट 1 में वॉल्यूम और एरिया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई 60 में P पार्ट, P में क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप डिटरमाइन द वेक्टर्स ABC is 2, मतलब बॉक्स ABC का मॉड दे रखा है। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम आपका STP जो बॉक्स है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो मॉड लगाना जरूरी होता है वॉल्यूम में, ठीक है। तो देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप डिटरमाइन द वेक्टर्स 2A क्रॉस B, 3B क्रॉस C एंड C क्रॉस A, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। तो ये जो प्रॉब्लम है भाई, देखो ये जो आपका है प्रॉब्लम, इसको हम टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना, मॉडरेट लेवल बोल सकते हो आप प्रॉब्लम का,
क्योंकि आपको बॉक्स की प्रॉपर्टी इतनी तो आपको पता होनी चाहिए, यदि एडवांस के लिए आप बैठ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको कई बार बताई जाती है कि बॉक्स की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पर है, प्रॉपर्टी बेस पे, है ना। तो अब जैसे नहीं भी याद है तो आपको यही बताया जाता है कि डिटर्मिनेंट की तरह चलता है। तो ये एक रो में ये पूरा आएगा, तो रो से हमने 2 बाहर निकाला, इस रो से 3 निकाला, तो 2 इंटू 3 बाहर कितना आ गया 6। बचता क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो होता है बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। यदि इतना आपको पता है तो काम हो गया, क्योंकि बॉक्स एबीसी का मॉड कितना है 2, तो ये हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24। यदि आपको ये नहीं पता है तब भी आप कर सकते हो आसानी से। कैसे, ए क्रॉस बी, ये क्या लिखा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। तो आप क्या करो, अब इसके लिए आपको वीटीपी आना चाहिए। इसको कैसे ओपन करते हैं हम, मिडिल माइनस ये, तो ए क्रॉस बी मतलब बी माइनस सी, बाकी बचा उनका डॉट, तो ए बी सी का डॉट हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, फिर इधर डॉट सी क्रॉस है। तो अब इसको फिर से लाओ तो ये बॉक्स का स्क्वायर बनता है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, ऐसे हो गया ये, है ना। नाउ नेक्स्ट, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, चलो बाद में देख लेंगे, 24 आ गई। क्यू के लिए देखो, क्यू क्या है, वॉल्यूम ऑफ पेलो पाइप डिटरमाइन द वेक्टर्स ए बी सी इज 5। सेम क्वेश्चन है, ए बी सी की बस वैल्यू चेंज की है, कितनी है वो 5। देन द वॉल्यूम ऑफ द पेलो पाइप डिटरमाइन द वेक्टर्स 3a प्लस बी प्लस सी एंड 2c प्लस ए, ठीक है। तो पहले रो से 3 बाहर निकाला, इससे 2 निकाला, तो ये हो गया 3 इंटू 2 6। बचता कितना है, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, जैसे मैंने ये बताया इसके लिए, इसको भी ऐसे कर सकते हो। तो ये जो बनेगा आपका बनेगा 2 बॉक्स ए बी सी, ये आपको बताया भी जाता है कि याद भी रख सकते हो। तो ये हो गया 12 और बॉक्स एबीसी कितना है 5, तो ये हो गया आपका 60, ठीक है। या फिर ऐसे यदि आपको कुछ याद हो तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, a प्लस बी, सी का कोएफिशिएंट कितना है 0, इधर a का कोएफिशिएंट 0, तो इसको आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी का बॉक्स, a का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट, c का कोएफिशिएंट, यहाँ 1 1 0, यहाँ पर 0 1 1, यहाँ पर a का कोएफिशिएंट 1, b नहीं है, b वेक्टर का कोएफिशिएंट 0 और c 1। तो ये वैल्यू निकालो तो ये भी 2 आएगी, ऐसे भी कर सकते हो। वो तो फिर कई तरीके हैं, अब तो इसको ऐसे ही करना, मतलब a प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी, a प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, देन डॉट सी प्लस ए, तो वो ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी आता है, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आई थी 24, Q में वैल्यू कितनी आई है आपके पास 60। नाउ R देखते हैं, R में क्या है, R में बोला गया आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइन द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 20। बहुत ही सिंपल है, एडजेसेंट साइड से तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज 20। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b हमें पता है, इसमें कितना है ये 40। तो आपसे पूछा जा रहा है देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइन द वेक्टर्स 2a प्लस 3b एंड a माइनस b। तो दोनों का क्रॉस वो एरिया दे देगा, तो ये हो गया हाफ ऑफ 2a क्रॉस a नल 2a माइनस b, तो ये हो गया माइनस 2a क्रॉस b, 3b क्रॉस a और 3b क्रॉस b नल वेक्टर। अब इसको देखो, ये माइनस 2a क्रॉस b, ऐसा मत कर देना b क्रॉस है, ये माइनस 2a क्रॉस b है, तो इसको हम लिखेंगे 2b क्रॉस है प्लस 3b क्रॉस है, तो ये हो गया आपका 5/2। a क्रॉस b लिखो या b क्रॉस a लिखो, मॉड के अंदर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस आएगा, एक ही बात है, या b क्रॉस a लिख दो एक ही बात है। अच्छा ये समझ में आता है ना, a क्रॉस b को हम b क्रॉस a नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a। तो b क्रॉस a की वैल्यू पता है 40, तो ये हो गया 40, ये हो गया 100, ठीक है। अब कौन सा बचता है आपका पास एस में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द पैरेलल पाइप विद एडजेसेंट साइड्स determined by the vectors, area of parallelogram with adjacent sides determine the vectors a and b is 30।
मतलब ए क्रॉस बी इसमें दे रखा है आपको 30, पैरेललोग्राम है ना, तो उसका एरिया ए क्रॉस बी हो गया, एडजेसेंट साइड्स ये है तो डायगोनल होते हैं तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2, then the area of the parallelogram with the adjacent sides determined by the vectors a plus b क्रॉस ए वेक्टर, ये निकालना है। तो a क्रॉस ए नल, ये b क्रॉस ए आ गया, और b क्रॉस ए इज नथिंग बट 30। तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100, और s की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो p के साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई 3, p के साथ 3। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो आप इस क्वेश्चन में देखो, कोर्स में देखो, p के साथ 3 सिर्फ सी ऑप्शन में दे रखा है, बाकी 3 आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। बाकी मैच हम कर सकते हैं। q के साथ क्या जाएगा 60, दैट इज 4, कोड नंबर 4, तो बस अब सी में ही है। इसकी वैल्यू 100, मतलब कोड नंबर 1 लिस्ट 2 में ना, हाँ, तो r के साथ 1 एंड s के साथ 30, दैट इज 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका सी। आगे बात समझ में, तो थोड़ा आप दिमाग खोल के बैठोगे तो हो सकता है चीजें आपको दिख जाए, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन है जहां आप फंसने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक तो हमने वो देखा एफ डबल डैश एक्स, जैसे ई पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया था। एफ ऑफ एक्स का इंटरवल पूछा गया था कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में, एक्स 0 to 1 था, है ना, ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन, उस टाइप के क्वेश्चन कुछ थे। तो ये पेपर भी यदि हम कमेंट करें तो आपने अच्छे से देखा है, तो 70 to 80% आप स्कोर कर सकते हैं, है ना। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया पेपर नंबर 2 2030 एडवांस।